Assalamu alaikum guys, welcome to channel. I hope you are doing well. I am Mohammed Tayyib and today our topic is judicial जो साइलेंट फीचर है जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूके ब्रिटिश जो जुडिशियल सिस्टम है उसके जो साइलेंट फीचर उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। देखिए हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि ये जो है ना वो टॉपिक एक दो आपने नहीं करवाया, तो उसको काइंडली जो है ना वो करवा दें। तो उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा लेक्चर फीचर ऑफ इंग्लिश यानी कि जुडिशियल सिस्टम जो यूके का है उसके सैलिएंट फीचर को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए जुडिशियल जो सिस्टम है इंग्लैंड में, हाँ, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट आप में से जानते होंगे कि वहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ज़्यादातर जो लॉज हैं वो जज के बनाए हुए लॉज होते हैं। ठीक है, तो उसका जो सिस्टम है बेसिकली फेयर फेयर सिस्टम है, यानी कि फेयर ट्रायल का एक पूरा प्रोसेस है, इम्पार्शियल है। ठीक है, बाइसनेस नहीं है, जज किसी एक की बेस पे डिसीजन नहीं देता। ठीक है, इन करप्टबिलिटी यानी कि करप्ट सिस्टम नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो जज जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस होके जो है ना वो डिसीजन नहीं देते। देखिए एक्चुअली में हमने सैलिएंट फीचर पढ़े थे यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेशन और डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स हैं स्टेट के वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, उनको कैसे गवर्न करना है, कैसे रन करना है, वो सारी चीज़ें हमने उस सैलिएंट फीचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी थी। आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो जुडिशियल के वाले से है। ठीक है, यानी कि यूके स्टेट का एक ऑर्गन जिसको हम जुडिशियल कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं, उस ऑर्गन के सैलिएंट फीचर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन आ जाती है। ठीक है, और जुडिशरी आ जाती है। तो आप जुडिशरी को आज जो है ना हम उसको स्टडी करेंगे, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो जुडिशरी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि वहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, फेयर ट्रायल का प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि ये नहीं होता कि किसी को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उसको डिटेन कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल ऐसा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत से कंसेप्ट आपके जो है ना वो लॉ के रिगार्डिंग क्लियर होंगे। ठीक है, जिसमें जो है ना हम डिस्कस करेंगे, नॉट जजेस जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है, वो जो भी जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, जो कॉमन लीगल सिस्टम में जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, जूरी आपको पता है कि डिसीजन करती है। ठीक है, जूरी पे बहुत सी चीज़ें जो है ना डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जूरी को इंडिपेंडेंट जो है ना वो डिक्लेयर किया गया था पिटिशन ऑफ राइट्स में। ठीक है, जो कि हुए थे 17th सेंचुरी में। और उसके बाद जो है ना हमने इम्पार्शियल सिस्टम है, वहाँ पे फेयर ट्रायल का पूरा प्रोसेस है। जूरी जो है वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ठीक है, प्रॉपर कॉमन सेंस वाले लोग होते हैं। अगर हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रिटिश में कौन कौन से लॉज हैं, तो सबसे पहले कॉमन लॉज, उसके बाद स्टैचूटरी लॉज मीन कि वहाँ पे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स है वो हमने बहुत से डिस्कस किए हैं। बिल ऑफ राइट्स के हवाले से डिस्कस किया, पिटिशन ऑफ राइट्स के हवाले से, हेबियस कॉर्पस एक्ट के हवाले से डिस्कस किया, सेटलमेंट के एक्ट है, पार्लियामेंट्स के कुछ एक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इक्विटी है। ठीक है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली जो है ना वो कोर्ट ऑफ चांसरी में इक्विटी का कॉन्सेप्ट को प्रिवेल किया गया जब जुडिकेटर एक्ट आया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। उसके बाद केस लॉस बेसिकली कहते हैं कि जो जुडिशियल जुडिशियल डिसीजन होते हैं, ठीक है, जजेस के जो डिसीजन होते हैं प्रीवियस केस में, ठीक है, उनको हम केस लॉ कहते हैं। जो कि आने वाले न्यू केसेस में अगर सेम फैक्ट के केस होंगे तो वहाँ पे उनको जो है ना वो एज इट इज़ जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। मतलब केस लॉ ये होता है कि एक जज ने, फॉर एग्जांपल किसी जज ने 2003 में कोई डिसीजन दिया, ठीक है, उसी नेचर का एक केस आया 2015 में, तो अब उसी केस को जो है ना वो 2015 में भी फॉलो किया जाएगा। बेसिकली ये केस लॉ होता है। ठीक है, अब इसमें हम जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ये बेसिकली जो है ना प्रोफेसर लस्की के मुताबिक जो है ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट सेल्फ अप्रोप्रिएट। ठीक है, वो सेल्फ अप्रोप्रिएट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी लॉज बनाए जाते हैं इंग्लिश लीगल सिस्टम में जो जजमेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है, जजेस जो है ना वो फैसला करते हैं, डेट इज अ लॉ। ठीक है, दे हैव टू बी अप्लाइड बाय द मैन, application involve interpretation by a court, since it is a principle of British Constitution that only express an ambiguous words, perhaps not even these, deprived that the citizen of his title to have the meaning of legislator intention settled by the court of law। ठीक है, एक्चुअली में देखिए जब मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल को पढ़ रहा था, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जुडिशरी जो है वो डेट्स फॉर द ट्रूली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कि यानी कि एक ऐसा एक्ट जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ, और जुडिशरी का बेसिक पर्पज ये होता है कि वो उसको ट्रूली इंटरप्रेट करे। मैंने जब हार्वर्ड स्कूल की रिसर्च पढ़ी तो वहाँ पे ये लिखा था कि जुडिशरी कभी भी एक लॉ को ट्रूली इंटरप्रेट नहीं कर सकती।
द रीज़न इज़ कि जुडिशरी डज़न्ट नो अबाउट द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर। जुडिशरी नहीं जानती कि जिस पर्सन ने ये लॉ बनाया है, उसकी इंटेंशन क्या थी इस लॉ को बनाने के लिए, ठीक है? तो जब एक पर्सन ये जानता ही नहीं है कि जिस बंदे ने ये लॉ बनाया है, उसकी इस लॉ बनाने के पीछे इंटेंशन क्या थी, तो वो कैसे उसको ट्रूली इंटरप्रेट कर सकता है? तो जुडिशरी जो है वो उसको इसकी एप्लीकेशन कर सकती है, ट्रूली एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ व्हिच इज़ पास्ड बाय अ पार्लियामेंट, ठीक है? तो ये बेसिकली हार्वर्ड स्कूल ऑफ जो हार्वर्ड लॉ स्कूल है, उसकी रिसर्च के मुताबिक जो है ना वो जुडिशरी का बेसिक पर्पस, वैसे तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जुडिशरी क्या करती है, लॉ को इंटरप्रेट करती है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ को जितना एज इट इज उसके करीब जाके उसको जो है ना वो अप्लाई करते हैं। दैट इज ये जो है ना बेसिकल पर्पस है जुडिशरी का ब्रिटिश में, ठीक है, यूके में। अगर हम इसके सैलेंट फीचर पढ़ें तो सबसे पहले फीचर ये है कि रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी। वहाँ पे जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पे फेयरनेस का प्रोसेस है, इम्पार्शियलिटी है और इनकरप्टिबिलिटी है, यानी कि फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि किसी पर्सन को आपने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आपने उसको 2-3 मंथ जेल में रखा है और बाद में आपको पता चला कि इस पर्सन ने तो ये जुर्म किया ही नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में क्या होता है, मैंने बहुत से केसेस ऐसे पढ़े, यानी कि मैंने एक केस ऐसा भी पढ़ा जिसमें एक पर्सन को फांसी हुई और पता चला कि उसने वो जुर्म किया ही नहीं था जिसके ऊपर उसको फांसी हुई है, ठीक है। 3-3 साल 4-4 साल हमने देखा लोग जेल में रहते हैं और बाद में पता चलता है जी इनका कसूर ही नहीं है। पाकिस्तान में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान में 60 to 70% एफआईआर इस वजह से होती है कि आपने किसी पर्सन को उसको सोसाइटी में जो है ना बदनाम करना होता है, ठीक है। तो अगर हमारे इधर भी टॉट का लॉ ऑफ टॉट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, पाकिस्तान में लॉ टॉट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं उनको नहीं पता टॉट क्या होता है, ठीक है। टॉट ये होता है कि आप डैमेजेस क्लेम करते हैं कि जो मुझे नुकसान हुआ है मुझे उसका पे किया जाए, ठीक है। तो यूके में ये सिस्टम है लॉ ऑफ टॉट। यूके में ये है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई स्टेट जो है वो इलीगली अरेस्ट कर देती है किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को, ए इज़ अ पर्सन जिसको जो है ना वो स्टेट ने अरेस्ट कर लिया, उसको 3 मंथ जेल में रखा और बाद में पता चला जी उसने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो वो पर्सन स्टेट से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, स्टेट को कह सकता है कि मैं 3 मंथ अंदर रहा हूँ, ठीक है, उसके बदले में मुझे जितना नुकसान हुआ है वो मुझे स्टेट पे करे, ठीक है। तो स्टेट इज बाउंड टू पे हिम, ठीक है, स्टेट अब बाउंड है कि उसको पे करेगी। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में आप स्टेट के अगेंस्ट को केस ही नहीं फाइल कर सकते क्योंकि लॉ ऑफ टॉट का कॉन्सेप्ट नहीं है। पे एक पूरा प्रोसेस फेयर है, ठीक है। फेयर प्रोसेस मीन कि अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद उसका नाम जो है ना वो स्पेसिफिक लिस्ट में डाल देते हैं कि आप जो है ना इस स्पेसिफिक टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, जब तक आपके ऊपर केस है, ठीक है। और पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जब इन्वेस्टिगेशन में जब वो बंदा गिल्टी होता है, यानी कि पूरा कंफर्म हो जाता है कि इसी पर्सन ने जुर्म किया है, तब उसको अरेस्ट किया जाता है, तब उसको पनिश किया जाता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इम्पार्शली इम्पार्शली यानी कि जज बाइस नहीं होते हैं, फेयर जो है ना वो इंडिपेंडेंट रह के डिसीजन करते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग। और इन करप्टबिलिटी यानी कि करप्ट जजेस वहाँ पे नहीं पाए जाते। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 7001 में, जहाँ पे जो है ना वो जजेस को जो है ना वो जजेस को जो है ना इंडिपेंडेंट पावर दी गई थी कि जजेस जो है ना वो किसी भी केस के रिगार्डिंग जो है ना वो अपनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी जूरिस्प्रूडेंस होगी उसके मुताबिक जो है ना वो डिसीजन कर सकते हैं। जब हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया था, ठीक है। मोनार्किज्म से की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्किज्म की तरफ चला गया था यूके का, यूके पूरा, ठीक है, ब्रिटिश पूरा जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्किज्म की तरफ चला गया था, पार्लियामेंट्स को राइट्स दे दिए गए थे, ठीक है। तो ये एक्ट ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद ही था। एक्ट सेटलमेंट में बेसिकली जजेस को जो है ना वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिया गया था कि वो डिसीजन कर सकते हैं। तो वो डिसीजन कर सकते हैं किसी भी केस का इंडिपेंडेंटली रह के, ठीक है, विदाउट एनी फेयर, ठीक है, किसी भी खौफ के बगैर जो है ना वो डिसीजन कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू बेसिकली ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें कि लेजिस्लेटर ने कोई ऐसा लाभ बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करेगी और उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। देखिए ब्रिटिश में पहली तो चीज़ ये है कि कोई ऐसा लॉ बनता ही नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ बन भी जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि हमने जो ना वो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश में पढ़ा था कि इट्स अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमने उधर ये भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स है, ठीक है। अगर वो किसी मेल को फीमेल भी डिक्लेयर कर देती है ना पार्लियामेंट, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि इसने जो भी कह दिया वो ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो पार्लियामेंट कोई भी काम कर देती है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अब मैं जुडिशियल रिव्यू का पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ। किसी पर्सन ने या फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटर्स
लेजिस्लेटर ने अगर कोई ऐसा लाभ ना दिया, पाकिस्तान की अगर मैं बात बताऊं, लेजिस्लेटर ने अगर कोई ऐसा लाभ ना दिया जो कि इस्लामिक प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। पाकिस्तानी लॉज लेजिस्लेटर ने कोई ऐसा लाभ ना दिया जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसके जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू करने के बाद उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, यानी कि उसको टोटली खत्म कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया था। ठीक है, अमेरिका में जो है ना वो मरबरी वर्सेस मेडिसन केस लॉ में जो है ना वो हमने ये केस पढ़ा भी था मेरे ख्याल से, कि उसमें जो है ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है, यूके में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्लियामेंट से अगर कोई भी एक्ट पास हुआ है उसके ऊपर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, पार्लियामेंट इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज, नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ब्रिटिश में कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में रेवेन्यू के रिगार्डिंग रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं, नॉर्कोटिक्स के रिगार्डिंग जो एंटी नॉर्कोटिक कोर्ट्स हैं, उसके बाद जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर के रिगार्डिंग जो है ना वो कॉर्पोरेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। सही है, उसके डिफरेंट कोर्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स नहीं है, नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। सही है, वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटर के काम करती हैं, वही सिविल केस सुनती हैं, वही क्रिमिनल केस सुनती हैं। ठीक है, नो डाउट कि सिविल और क्रिमिनल केस जो है ना वो डिफरेंट कोर्ट्स जो है ना वो सुनती हैं, लेकिन वहाँ पे सेपरेट कोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सिविल नेचर के केस सिविल कोर्ट में आएंगे, क्रिमिनल नेचर के केस क्रिमिनल कोर्ट्स में चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली जो है ना वो नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के, यानी कि वहाँ पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में, जैसे मैं अभी बात करूँगा पाकिस्तान में रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, पाकिस्तान में नारकोटिक्स नैब की अपनी कोर्ट्स है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे अगर कोई सिविल नेचर का केस है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल नेचर का केस है तो सिविल। अब एक्चुअली में जो कोर्ट्स होती हैं, जो हायर कोर्ट्स होती हैं, जैसे कि हाई कोर्ट और जो है ना सुप्रीम कोर्ट, इनको गार्डियन कहा जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो जुडिशियल है, जजेस हैं और कोर्ट्स हैं, वो गार्डियन है। ठीक है, वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन को उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। ठीक है, उनको फंडामेंटल राइट्स की किसी ने वायलेशन कर दी है तो वहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर कोई लिबर्टी के वाले से, कोई जो है ना वो लाइफ के वाले से, कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म हुआ है तो उसके ऊपर जो है ना वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे। तो दैट्स द जुडिशरी इज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक लिबर्टी की गार्डियन है। उसके बाद जूडी सिस्टम है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कॉमन लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, और कॉमन लीगल सिस्टम में जूडी जो है ना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जूडी जो है ना वो डिसीजन करते हैं। जूडी में बेसिकली कौन लोग होते हैं? इम्पार्शियल फेयर पीपल होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, नॉलेज होता है अच्छा खासा उसके रिगार्डिंग, और कॉमन सेंस उनकी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो जूरीज बेसिकली जो है ना वो डिसाइड करते हैं। जूरीज हैव गिवन डिसीजन इवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जो है ना वो जूरी जो है ना वो डिसीजन दे सकते हैं। बेसिकली जो है ना वो जूरी का वहाँ पे ये रोल होता है। ठीक है, देखिए जजेस फाइनली डिसीजन तो जजेस ही देते हैं, लेकिन वहाँ पे जूरी जो है ना वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमने जूरी बेसिकली सिस्टम क्या होता है कि जजेस के नीचे जो है ना वो कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि एग्जामिन कर रहे होते हैं पूरे केस को। ठीक है, और फिर वो मिल के एक फैसला देते हैं कि जी इस पर्सन को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फिर वो जो भी फैसला करते हैं फिर वो फैसला चला जाता है जज के पास। ठीक है, जज फिर उसके ऊपर फाइनल जो है ना वो अपना डिसीजन देता है उन्हीं के फैसले को। फॉर एग्जांपल 8 लोग हैं, 8 में से 6 लोगों ने कह दिया कि जी इस पर्सन को बरी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एलिगेशन इम्प्रूव नहीं हुई। ठीक है, लेकिन 2 ने कह दिया कि ये डाउट क्रिएट हो चुका है कि इस पर्सन ने ये एक्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, अब 2 ने सिर्फ कहा है कि डाउट क्रिएट हो चुका है तो इस वजह से इसको सजा देनी चाहिए, बड़ी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर जज जो है ना फाइनल डिसीजन जो है ना वो जज करेगा, क्योंकि 6 बंदों ने कह दिया कि इसको सजा नहीं देनी चाहिए, तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ड्यूल सिस्टम ऑफ द बार है। ड्यूल सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे पाकिस्तान में तो यही है कि एडवोकेट है अगर तो वो रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कोर्ट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सोलिसिटर और बरिस्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सोलिसिटर जो है ना वो डील करता है क्लाइंट्स के साथ और केस प्रिपेयर करता है, और बरिस्टर जो है ना वो आर्गू करता है कोर्ट में। यानी कि बरिस्टर जो है ना वो सिर्फ कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, सोलिसिटर जो है ना वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि वहाँ पे सोलिसिटर कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता आर्गू के लिए। आर्गू मतलब एडवोकेसी के लिए बरिस्टर जो है वो ही सिर्फ जो है ना वो एडवोकेसी करेगा कोर्ट में, सोलिसिटर नहीं कर सकता। उसके बाद नो यूनिफॉर्मिटी इन
जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, रीजन यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जो स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड का कॉन्सेप्ट है ना जुडिशरी के हवाले से, वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, डिफरेंट सीरीज ऑफ कोर्ट एग्जिस्ट इन इंग्लैंड एंड वेल्स फ्रॉम फ्रॉम द वन वर्किंग इन स्कॉटलैंड। ठीक है, और जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थन आयरलैंड है वो डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि नो यूनिफॉर्मिटी इन जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट। मैं अगर पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में प्रॉपर कॉन्सेप्ट है एक कि हाई कोर्ट होगी पूरे प्रोविंस में और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे इंग्लैंड और वेल्स के लिए डिफरेंट कोर्ट्स हैं, स्कॉटलैंड के लिए डिफरेंट कोर्ट्स हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए डिफरेंट कोर्ट्स हैं। ठीक है, जिसको द थिंग्स वर सेट राइट बाय द जुडिकेटर एक्ट 1873 और 1876। इससे पहले बेसिकली ये था कि दो कोर्ट्स होती थी, एक कॉमन लॉ कोर्ट, ठीक है, जहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम प्रैक्टिस होता था, और एक होती थी कोर्ट ऑफ चांसरी। ठीक है, कोर्ट ऑफ चांसरी में इक्विटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी सा सिस्टम है, बस इतना समझ लीजिए कि दो कोर्ट्स होती थी, एक जितने कॉमन लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट होता था, कॉमन लॉज इंप्लीमेंट होते थे, और दूसरी कोर्ट ऑफ चांसरी जहाँ पे इक्विटी होता था। फिर जुडिकेटर एक्ट आया जिसमें इन दोनों को अमलगमेट कर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी यानी कि यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। Function of supervision: no minister has assigned the function supervision of the judicial setup। कोई भी मिनिस्टर असाइन नहीं किया जाता कि वो ये चेक करेगा जुडिशरी जो है ना वो सही फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं सही परफॉर्म कर रही। ठीक है, कंप्लीटली जो है ना वो उनको इंडिपेंडेंट पावर्स दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम मीन टू ट्राई सिविल केस एंड क्रिमिनल केस डज नॉट एग्जिस्ट इन अमेरिका एज द सेम कोर्ट कैन हेयर बोथ द टाइप ऑफ केसेस। यानी कि यूके में जो है ना वो बोथ टाइप ऑफ द कोर्ट्स है। मतलब यूके में अगर सिविल केस आया तो सिविल कोर्ट में चलेगा, क्रिमिनल केस आया तो क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में सिस्टम है अभी। ठीक है, पाकिस्तान में अगर सिविल केस आता है तो वो चलेगा जी सिविल कोर्ट में। ठीक है, और अगर जो है क्रिमिनल केस आता है तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर सेशन कोर्ट में जाएगा, और उसके बाद फिर देन हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सिविल केस की बात करें तो वो जो है ना वो सिविल जज के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, और फिर हाई कोर्ट में जाएगा, और फिर ऊपर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक्विटल प्रोसीजर इन क्रिमिनल कोर्ट्स। अब क्रिमिनल कोर्ट का क्या प्रोसीजर है वहाँ पे इंग्लैंड में? देखिए, क्रिमिनल कोर्ट में जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन क्विस्टोरियल सिस्टम इन क्विस्टोरियल लीगल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, कि यानी कि कॉमन लॉ को जो है ना वो वहाँ पे फॉलो किया जाता है। जजेस जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि एदर द पर्सन इज इक्विटल और अ कन्विक्टेड, क्या उसको छोड़ देना चाहिए या उसको कन्विक्ट करना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ये जजेस फैसला करते हैं। ठीक है, तो अगर तो कोई डाउट क्रिएट हो चुका है, पाकिस्तान में मैंने बहुत से मल्टीपल केस ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे शायद ही कोई केस ऐसा देखने को मिलेगा जो कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जो है ना वो डिसाइड हुआ हो। ठीक है, और उस पर्सन को बरी किया गया हो। ठीक है, तो अगर तो वहाँ पे कोई डाउट क्रिएट हो चुका है किसी भी केस में, तो मैक्सिमम जो रिलीफ दिया जाता है वो अक्यूज को दिया जाता है, बिकॉज द अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे अक्यूज को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाता है कि अगर कोई डाउट क्रिएट हो चुका है, द बेनिफिट ऑफ डाउट वाज ऑलवेज बी गिवन टू अक्यूज। ठीक है, पर्सन को तभी जो है ना वो गिल्टी प्रूव किया जाएगा जब उसके ऊपर कंप्लीट एलिगेशन जो है ना वो प्रूव करेगी प्रोसिक्यूशन। अगर तो प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव करती, फिर उसको जो है ना एक्विट कर दिया जाएगा। क्विट मीन के उसको बरी कर दिया जाएगा बेसिकली। तो फिर उस पर्सन को जो है ना वो कम्प्लीटली इक्विट किया जाएगा। ठीक है, जितने भी विटनेसेस आएंगे उनको एग्जामिन किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो देखा जाएगा, किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फोर्स नहीं किया जाता किसी पर्सन को वो कंपेल करे कि क्या जुर्म उसने किया है। ठीक है, पूरा फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। अगर कोई स्लाइड सा भी डाउट क्रिएट हो गया, इवन अ स्लाइटेस्ट डाउट इज क्रिएटेड, द बेनिफिट शुड बी गिवन टू द एक्यूज। बेनिफिट हमेशा एक्यूज को जाता है, और एक्यूज उसकी बेस पे जो है ना वो बड़ी भी हो सकता है। तो बहुत से पाकिस्तान में बहुत से केसेस ऐसे मिले हैं जहाँ पे जो है ना वो एक्यूज को बड़ी कर दिया जाए, क्विक डिस्पोजल ऑफ केस। ठीक है, वहाँ पे जो है ना वो क्विकली केस को जो है ना डिस्पोज ऑफ किया जाता है, यानी कि इतने लंबे चौड़े जो है ना वो तरीके नहीं दी जाती, जैसे कि पाकिस्तान में मैंने देखा है सिविल केस, आपको भी पता होगा 20-20 30-30 साल चलते रहते हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म सेट किया गया है वहाँ पे कि जो है ना वो नेक्स्ट हियरिंग में या विद इन जो है ना वो फोर्थ फिफ्थ हियरिंग में जो है ना वो केस को डिसाइड कर दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, 10 स्पेशल रूल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड चांसलर एंड 10 अदर पर्सन हु आर फैमिलियर विद लॉ। ठीक है, वहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं प्रोसीडिंग के वाले से। उसके बाद रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, एदर दे आर अ मिनिस्टर, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे वो कुछ भी है। किंग को कुछ प्रिविलेजेस हासिल है, जो कि वहाँ पे जो है ना मुनार्क है उसको कुछ प्रिविलेजेस हासिल है, एदर नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी अबव
अबव द लॉ नहीं है, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, सारे पर्सन जो है ना इक्वल है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इक्वलिटी का रूल है, हर पर्सन को जो है ना वो इक्वली राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट केस। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है ना वो प्रूव करे केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। कोई भी रीजनेबल डाउट अगर आ गया केस में तो उसका फायदा जाएगा अक्यूज को, और अक्यूज उस बेस पे अक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमने सेलिएंट फीचर पढ़े। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सेलिएंट फीचर के नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।